हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम लवर पर। और हम पढ़ रहे हैं मुगल वंश के बारे में। और हमने देखा कि किस तरह से 1526 ईस्वी में फरगना से आए हुए बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त करके भारत में मुगल सत्ता की नींव रखी। उसके बाद बाबर की मृत्यु के बाद जो मुगल वंश को संभाला हुमायूं ने, और उसके बाद उसके बेटे अकबर ने। और उसके पहले की क्लास में, आज से पहले की क्लास में हमने पढ़ा था जहांगीर के बारे में, जो कि अकबर का पुत्र था। और पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जहांगीर की मृत्यु के बाद जो उसका बेटा है, जिसे हम खुर्रम के नाम से जानते हैं, वो शाहजहाँ के नाम से मुगल वंश का जो है 5वां बादशाह बना। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम पढ़ते हैं शाहजहाँ के बारे में और देखते हैं कि किस तरह से उसने सत्ता को हासिल किया और क्या क्या काम रहे उसके। और फ्रेंड्स, हम ये जो मुगल वंश के जितने भी शासक हैं, इनके द्वारा क्या क्या काम किए गए, कला के क्षेत्र में क्या क्या योगदान रहा, किसी भवन निर्माण या कि जो भी किले वगैरह बनाए गए, कौन सा किसने बनाए, इसके बारे में एक अलग से क्लास लेंगे डिटेल से, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि जो कौन सा निर्माण कार्य किस शासक के द्वारा करवाया गया था, उसके लिए हम अलग से एक क्लास लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं शहजादा खुर्रम के बारे में, जिसे हम शाहजहाँ के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स, जो शाहजहाँ है, इसका जन्म हुआ था 1592 ईस्वी में, लाहौर में हुआ था। 5 जनवरी 1592 ईस्वी को लाहौर में हुआ था। और इनके पिता का नाम जहांगीर था और माता का नाम क्या था, जगत गोसाई था, जिसका मूल नाम जोधाबाई था, जोधाबाई के नाम से भी जानते हैं। और शाहजहाँ जो है, इसके बचपन का नाम खुर्रम था, और बाद में जब ये शासक बना तो शाहजहाँ के नाम से मशहूर हुआ। खुर्रम जो है, ये जागीर का सबसे छोटा पुत्र था और यही अपने पिता का उत्तराधिकारी था। और ये कला का प्रेमी था, स्थापत्य कला का प्रेमी था। इसके अलावा बहुत ही साहसी और कुशाग्र बुद्धि का बादशाह था। इसका जो विवाह है खुर्रम का, ये नूरजहाँ जो है, नूरजहाँ इसकी मतलब सौतेली माँ है, उसका भाई है आसफ़ खान। तो यानी कि अपने मामा की बेटी, यानी कि इसकी जो माँ सौतेली माँ नूरजहाँ, उसका भाई आसफ़ खान है, उसकी पुत्री अर्जुमन बानो से हुआ 1611 ईस्वी में। और इसने जो अर्जुमन बानो है, इसको ये प्यार से क्या कहता था, मुमताज़ महल कहा करता था। और आप सब जानते हैं कि मुमताज़ महल की मृत्यु के बाद इसी की याद में शाहजहाँ ने आगरा में ताजमहल का निर्माण करवाया था। तो चलिए इसमें हम देखते हैं कि किस तरह से जो मुगल वंश की सत्ता है वो शाहजहाँ के पास आई थी। तो फ्रेंड्स, 1622 ईस्वी में शाहजहाँ ने विद्रोह किया था और ये उसमें असफल रहा था। ये छूट-फूट विद्रोह करता रहता था। इसकी जो सौतेली माँ थी, ये जो जगत गोसाई है, इसका तो निधन हो गया था जल्दी। जो नूरजहाँ है, वो सौतेली माँ इसको अधिक यानी कि ज़्यादा पसंद नहीं करती थी, तो इसके चलते ये छूट-फूट विद्रोह वगैरह करता रहता था, लेकिन उसमें ज़्यादा सफल नहीं हुआ। उसके बाद पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था जहांगीर के बारे में, और हमने जाना था कि जो जहांगीर की मृत्यु है, वो जहांगीर की मृत्यु 1627 ईस्वी में हो गई थी। उसके बाद 1628 ईस्वी में जो खुर्रम है, यानी कि शाहजहाँ, इसका राज्याभिषेक होता है आगरा में। और अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण सानी की उपाधि के साथ ये मुगल वंश का 5वां बादशाह बनता है। और जो आसफ़ खान है, इसका यानी कि जो ससुर है, इसका काफ़ी विश्वास पात्र था। ये जैसे ही शासक बनता है, आसफ़ खान को अपना वजीर नियुक्त करता है। और वजीर नियुक्त होने के बाद ये आसफ़ खान को कहता है कि हमारे जितने भी दुश्मन हैं उन सबको क्या किया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, ताकि कोई भी उत्तराधिकार के लिए मतलब बोल ना सके कि भाई मैं उत्तराधिकार हूँ या कुछ भी है। तो इसी के चलते ही आप देखेंगे कि जो आसफ़ खान है, उसके द्वारा शहरयार, दावर बख्श, गुरुसस्प, जो कि आमिर ये खुसरो का लड़का था, और इस जो शहजादा दानियाल था उसका लड़का था, इन सब का क्या क्या है, कत्ल करवा दिया गया कि ताकि कोई बाद में विद्रोह ना कर सके। और इनका एक और विश्वास पात्र था मावत खान, इनको खान खाने की उपाधि प्रदान की और अपने दरबार में उच्च स्थान दिया है इसको।
और नूरजहाँ जो इसकी शाहजहाँ की सौतेली माँ थी, आपने देखा कि उसका जो व्यवहार था वो शाहजहाँ के लिए अच्छा नहीं था। तो सिंहासन संभालते ही सबसे पहले इन्होंने 2 लाख रुपए की तो पेंशन दी नूरजहाँ को कि आपको प्रतिवर्ष हम 2 लाख रुपया देंगे, लेकिन आप यहाँ नहीं रहेंगी आगरा या दिल्ली में, आप चले जाइए लाहौर। तो वहीं पर लाहौर में ये रहा करती थी। और 1645 ईस्वी में इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। नाम याद रखेंगे, नूरजहाँ कहाँ रहती थी, लाहौर में, क्योंकि यहीं पर जो औरंगजेब है वो ज़्यादातर समय इसी के साथ रहता है, जो कि अगला बादशाह बनेगा ना। उसका जो औरंगजेब का बचपन वो इसी के पास ही बीत रहा है, नूरजहाँ के पास इसी दौरान। अब इसके बाद मैंने बताया था जो शाहजहाँ है, इसकी शादी हो गई थी किसके साथ, अर्जुमन बानो के साथ, और इसको प्यार से क्या बुलाता था, मुमताज़ महल। और मुमताज़ महल को शाहजहाँ ने मलिका ए ज़मानी की उपाधि भी प्रदान की थी। और इसकी मृत्यु जब हुई थी अर्जुमन बानो की, तो यानी कि मुमताज़ महल की, उसी की याद में इसने ताजमहल का निर्माण करवाया था। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण अभियान हैं, जैसे कि 1614 ईस्वी में इसने मेवाड़ का अभियान किया था और मेवाड़ के साथ संधि की थी। इसके बाद 1616 में दक्षिण में अभियान किया था, और दक्षिण अभियान की सफलता के बाद ही जो जहांगीर है उसने इसको उपाधि दी थी, शाहजहाँ की उपाधि। उससे पहले नाम क्या था, 1616 में तो ये उपाधि दी थी, उससे पहले खुर्रम नाम से जाना जाता था। तो ये जो दोनों अभियान हैं, ये आप देख रहे हैं दोनों अभियान, ये यानी कि इस समय में दो बादशाह कौन है, जहांगीर है, उसके नेतृत्व में ही, यानी कि इसके नेतृत्व में, शाहजहाँ के नेतृत्व में ये अभियान भेजे थे, मेवाड़ विजय और 1616 में दक्षिण पर विजय के लिए। जब ये दक्षिण पर विजय प्राप्त करके आया था तभी जहांगीर ने इसको शाहजहाँ की उपाधि प्रदान की थी। जब ये शासक बना तो इसने, शाहजहाँ ने अपनी राजधानी क्या बनाया, दिल्ली को बनाया। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे। जो शाहजहाँ की राजधानी क्या थी, दिल्ली। इससे पहले के जो बादशाह उन्होंने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था, इसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। इसके अलावा इसने तख्त ताउस का निर्माण करवाया। एक सिंहासन था, राज सिंहासन था, तख्त ताउस। तो ये आप याद रखेंगे, तख्त ए ताउस का निर्माण किसने करवाया था, ये शाहजहाँ ने करवाया था। एक व्यापारी था फारस का, मीर जुमला, जो कि गोलकुंडा का वजीर था। और तो जब इसने अपना दक्षिण में अभियान किया था तो इसी मीर जुमला से इसको कोहिनूर का हीरा प्राप्त हुआ था, और बाद में यही हीरा इसने तख्त ताउस पर लगवाया था। और बाद में आप देखेंगे कि एक आक्रमणकारी नादिर शाह ने आक्रमण किया था, और वो ये तख्त ताउस ये वगैरह ये लूट कर चला गया था। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे। और जो शाहजहाँ है ये इस्लाम के प्रति बहुत ज़्यादा कट्टर था। हिंदुओं के लिए ये ज़्यादा अच्छा नहीं था, हिंदुओं के लिए जो नीति थी वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी। इससे पहले आप देखेंगे कि जैसे अकबर जैसे सम्राट हुए तो उनकी जो नीति थी वो सभी धर्मों के लिए बराबर थी, उदारवादी नीति थी। लेकिन ये जो शाहजहाँ है ये इस्लाम के प्रति कट्टर था। और इस्लाम में भी आप देखेंगे जो मुस्लिम में जो सुन्नी संप्रदाय है, और शिया और सुन्नी इन दोनों के बीच में ये, उसमें भी वो करता था मतभेद। शियाओं के लिए तो ये ज़्यादा उदार नहीं था, उसके अलावा सुन्नियों को संरक्षण प्राप्त था इसका। और हिंदुओं के प्रति भी ये अनुदार था, उदार प्रवृत्ति का नहीं था। इसकी नीतियाँ हिंदुओं के लिए ज़्यादा अच्छी नहीं थी। 1636 ईस्वी में जो बीजापुर के शासक है, बीजापुर का सुल्तान आदिल शाह के द्वारा शाहजहाँ से क्या कर ली गई, संधि कर ली गई। कब, 1636 ईस्वी में। जो बीजापुर है साउथ में है, तो वहाँ का जो शासक था आदिल शाह था। तो शाहजहाँ ने इसको अधीनता के लिए कई बार बोला, लेकिन इसने अधीनता स्वीकार नहीं की। इसीलिए जो शाहजहाँ है उसने एक के बाद एक 3 आक्रमण किए वहाँ पर, बीजापुर पर। लेकिन फिर लास्ट में क्या होता है, जो आदिल शाह है ना वो शाहजहाँ के साथ संधि कर लेता है। इस संधि के अंदर जैसे भाई वार्षिक रूप से उसको कर देगा शाहजहाँ को, इत्यादि ये बातें हो जाती है। इसके बाद क्या होता है कि 1636 ईस्वी में जो औरंगजेब है ना उसको वहाँ का राज प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया जाता है। औरंगजेब कौन है, इसका लड़का ही होगा शाहजहाँ का। तो इसको नियुक्त कर दिया जाता है राज प्रतिनिधि साउथ का, दक्षिण का, कि वहाँ का राजपाट कौन देखेगा, वहाँ का राजपाट देखेगा औरंगजेब।
तो जो औरंगजेब है वो क्या दक्षिण का सूबेदार बन गया और उसने अपनी राजधानी किसको बना लिया, औरंगाबाद को बना लिया। वो जैसे स्वतंत्र रूप से ही रहना पसंद करता था और उसने जो साउथ है इसको अपने कई हिस्सों में बांट दिया, जैसे भाई खानदेश, बरार, तेलंगाना, अहमदनगर, इन हिस्सों में उसको विभाजित कर दिया, जो अपना दक्षिण का उसका वो था दक्षिणी मुगल साम्राज्य इसको। और लेकिन बाद में क्या होता है कि कुछ समय बाद औरंगजेब को विवश होकर अपना वहाँ से प्रतिनिधि जो था दक्षिण का प्रतिनिधि, उसके पद से इस्तीफा देना पड़ता है, क्योंकि जो शाहजहाँ का बेटा एक और है दारा शिकोह, वो भाई विरोध कर रहा था लगातार कि वहाँ पर वो अच्छा कार्य नहीं कर रहा, उसकी नीतियाँ अच्छी नहीं हैं। इसके बाद जो औरंगजेब है वो निराश होकर भाई वहाँ से चला जाता है, लेकिन अगले ही साल 1645 ईस्वी में गुजरात का शासक बन जाता है वहाँ का। कुछ एक दो विद्रोह भी करता है, आक्रमण भी करता है, लेकिन वो असफल रहे। उसके बाद कुछ समय बाद उसको दोबारा से साउथ का वो बना देते हैं प्रतिनिधि, मुगल सत्ता का प्रतिनिधि। उसके बाद उसे वो फिर से वहाँ रहता है। ये पढ़ेंगे हम अगले चैप्टर में जब हम पढ़ेंगे औरंगजेब के बारे में। तो इसके बाद फ्रेंड्स आप देखिए, अब हम पढ़ते हैं उत्तराधिकार का युद्ध। जब शाहजहाँ का अंतिम समय था, जो वो क्या था, बीमार ज़्यादा रहता था और ज़्यादातर वो शराब के नशे में पड़ा रहता था, और जो अपना राजपाट था उसने नूरजहाँ के हवाले कर दिया था कि ऐसा करो तुम राजपाट संभालो, मैं अब ज़्यादा काम नहीं कर पाऊँगा। जब ये ऐसी स्थिति हो गई थी 1657 ईस्वी में, जब शाहजहाँ बहुत ज़्यादा बीमार था, तो नूरजहाँ राजपाट देखती थी। और जो शाहजहाँ थे उसके चार बेटे थे, दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद बख्श, ये थे। लेकिन जो शाहजहाँ है इसने दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। ये जो दारा शिकोह है ये बहुत ज़्यादा धार्मिक प्रवृत्ति का था, यानी कि अच्छा इंसान था, तो इसको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। ये भी अपने पिता के पास रहता था जो कि बीमार था, उसकी सेवा वगैरह करता था, अच्छे से रहता था। लेकिन जब ये हालत ख़राब हुई शाहजहाँ की, तो उसके बाद आप देखेंगे कि ये जो चारों लड़के हैं, यानी कि दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद बख्श, इसमें अगला मुग़ल बादशाह बनने के लिए जो है संघर्ष प्रारंभ हो जाता है कि अगला जो है बादशाह कौन बनेगा। तो उसको हम बोलते हैं उत्तराधिकार का युद्ध, जो कि कई लड़ाइयाँ हैं छोटी छोटी, जो कि इन चारों भाइयों के बीच में आपस में लड़ी गई। तो चलिए हम देखते हैं कि कौन कौन से युद्ध लड़े गए उत्तराधिकार के युद्ध में। तो इसमें जो प्रथम युद्ध है वो हुआ था शहजादा जो है शाह शुजा और दारा शिकोह के लड़के सुलेमान शिकोह के मध्य, यानी कि आप यूँ कह लीजिए तो शाह शुजा और दारा शिकोह के बीच 1658 ईस्वी में लड़ा गया था, और ये हुआ था बहादुरपुर में हुआ था। और इस संघर्ष में क्या हुआ था, यानी कि शाह शुजा जो है वो पराजित हो जाता है और जो दारा का लड़का है सुलेमान शिकोह वो जीत जाता है। दूसरा युद्ध जो है वो औरंगजेब और मुराद बख्श के बीच में हुआ था। मुराद बख्श और दारा शिकोह की संयुक्त सेना थी दोनों की, और औरंगजेब के साथ 1658 ईस्वी में। और ये कहाँ हुआ था, धर्मट नामक स्थान पर हुआ था। तो ये है मतलब, यानी कि इसको धर्मट का युद्ध भी कहा जाता है। इसमें क्या हुआ था कि दारा शिकोह की पराजय हो गई थी और औरंगजेब जो है वो इस युद्ध में जीत गया था। तो औरंगजेब ने धर्मट युद्ध में जो विजय प्राप्त हुई थी उसकी याद में ही फतेहाबाद नामक नगर की स्थापना की थी हरियाणा में। इसके बाद तीसरा जो युद्ध है वो है सामूगढ़ का युद्ध। ये 1558 ईस्वी में दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध में भी दारा शिकोह जो था उसकी पराजय हो गई थी और औरंगजेब इसमें जीत गया था। उसके बाद 5 जनवरी 1659 ईस्वी को एक और उत्तराधिकार का युद्ध होता है जिसको खजुआ का युद्ध कहते हैं। इसके अंदर भी औरंगजेब जो है वो विजयी हो गया था। तो आप देख रहे हैं कि औरंगजेब किस तरह से एक के बाद एक युद्ध जीतता चला जा रहा है और आगे जाके यही शासक बनेगा। तो जो उत्तराधिकार का जो अंतिम युद्ध हुआ था दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में, वो 1559 ईस्वी को देवराई की घाटी में लड़ा गया था, जिसको देवराई का युद्ध भी कहते हैं। इसके बाद क्या था, इस युद्ध में जो है दारा शिकोह वो पराजित हो गया था और इस युद्ध में हारने के बाद वो मतलब वहाँ से भाग के चला जाता है। लेकिन कुछ समय बाद ही उसको पकड़ लिया जाता है दारा शिकोह को और औरंगजेब के सामने लाया जाता है। और दारा शिकोह के जो दो बेटे थे सुलेमान और सिफर, उनका नाम था सुलेमान और सिफर, इन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और कैद में डाल दिया जाता है।
इसके बाद आप देखेंगे कि औरंगज़ेब ने इसका दारा शिकोह का सर काटने का आदेश दे दिया था, और काफ़ी इसको बेइज्जत किया गया दारा शिकोह को, और लास्ट में जो है इसका सर काट कर मतलब इसे मार डाला गया था। इस तरह आप देखेंगे कि औरंगज़ेब ने अपने भाई सभी भाई भतीजे और सबको मार दिया, जो कि मतलब उत्तराधिकार के लिए बाद में विद्रोह कर सकते थे, सबको मार दिया। इसके बाद औरंगज़ेब जाता है अपने, ये जो पिता है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, शाहजहाँ के बारे में, तो उस समय तक वो काफ़ी वृद्ध हो चुका है, तो उसको क्या करता है, तख्त ए ताउस से हटा देता है, और जो शाहजहाँ है उसको आगरे के किले में कैद कर लिया जाता है। और 1658 ईस्वी में जो औरंगज़ेब है वो खुद मुग़ल बादशाह बन जाता है। तो फ्रेंड्स, जब ये शाहजहाँ को कैद किया था आगरा के किले में, तो वहाँ पर ये 8 साल तक तो वहाँ पर किले में कैद रहा, और जो शाहजहाँ का जो अंत का समय है वो बहुत ज़्यादा दुख और मानसिक कलेश से भरा हुआ था, कि एक तो बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो चुका था ना, और इस तरह से कैद रखना। फिर भी जो इसकी बेटी थी शाहजहाँ की, वो इसकी सेवा के लिए रहती थी साथ में, जिसका नाम जहाँ आ रहा था। तो वहीं जो इसका अंतिम समय है कि वहाँ से जो जहाँ पर ये कैद था आगरा के किले में, वहाँ की खिड़की से ताजमहल दिखाई देता था। तो बस ये जो खिड़की थी वहाँ किले की, वहाँ से ताजमहल को देखता रहता था और अपनी बेगम को याद करता रहता था। इस तरह से 1666 ईस्वी में इसकी जो है वो मृत्यु हो जाती है शाहजहाँ की। और आप देखेंगे कि जो उस समय उसकी उम्र थी वो 74 वर्ष थी। तो इस तरह से शाहजहाँ का अंत हो जाता है, और उसके बाद इसकी मृत्यु के बाद शाहजहाँ को भी वहीं पे दफनाया गया, यानी कि ताजमहल में। तो ये थी शाहजहाँ की कहानी। तो यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट है कि जो शाहजहाँ का दरबार था, यहाँ पर एक इतिहासकार था अब्दुल हमीद लाहौरी। तो इसने क्या की थी, एक बुक है पातशाहनामा, इसकी रचना की थी। ये क्वेश्चन आता है कि पातशाहनामा के रचयिता कौन थे, तो ये अब्दुल हमीद लाहौरी थे। इसके अंदर ये आप ये समझ लीजिए कि शाहजहाँ की जीवनी है, इसके अंदर की संपूर्ण वृत्तांत है, और शाहजहाँ के शासनकाल का ये सबसे प्रामाणिक इतिहास माना जाता है। इसके बाद हम देख लेते हैं दोस्तों, शाहजहाँ ने क्या क्या कार्य करवाए थे समाज सुधार की दिशा में। तो चलिए देखते हैं। शाहजहाँ ने सिजदा और पैबोस प्रथा की समाप्ति की थी। सिजदा और पैबोस क्या है? सिजदा आपने देखा होगा कि थोड़ा सा झुक कर हाथ को बार बार ऊपर करते हैं 3-4 बार, तो वो सिजदा होती है। और पैबोस यानी कि पैरों को चूमने की प्रथा होती है। ये आप पढ़ेंगे कि जो गुलाम वंश के अंदर जो बलबन है उसने ये प्रथा शुरू करवाई थी और ये चलती आ रही थी। तो शाहजहाँ ने सिजदा और पैबोस जो प्रणाली है यानी कि जो प्रथा है इसका समाप्त कर दिया था। ये बादशाह के अभिवादन की 2 तरीके थे बादशाह के अभिवादन के। इसके बाद जो इलाही संवत है जिसकी शुरुआत की अकबर ने की थी, तो इसको भी समाप्त कर दिया था और इसके स्थान पर हिजरी संवत जो है इसको आरंभ कर दिया था। और इसने क्या किया था कि जो अकबर वगैरह के समय में जो गौ हत्या पर, गाय की हत्या करने पर जो प्रतिबंध लगे थे उसको समाप्त कर दिया था। कह दिया था कि भाई गाय वगैरह आप काट सकते हैं, वो पहले ही प्रतिबंध लगा हुआ था। और अगर उस समय में कोई हिंदू था, कोई जो आर्थिक रूप से जो सक्षम था, जो दास वगैरह रख सकता है, लेकिन ये नियम बना दिया था कि कोई भी जो हिंदू है वो क्या नहीं करेगा, मुस्लिम दास नहीं रखेगा। अगर वो किसी को दास रखना चाहता है तो वो हिंदू को दास रखे। इसके बाद इसने एक आदेश दिया था महत्वपूर्ण कि अगर कोई हिंदू जो है वो अगर अपनी इच्छा से मुसलमान बन जाए तो उसे अपने पिता की संपत्ति का हिस्सा प्राप्त होगा। हिंदुओं के लिए पहले क्या नीति बना रखी थी, वो कहा था कि हिंदुओं के लिए ज़्यादा वो मतलब उदार नहीं था, हिंदुओं के लिए एकदम काल था। तो नीति ये बना रखी थी कि अगर कोई हिंदू है, जैसे उसके पिता की मृत्यु हो गई तो बस उसके साथ ही वो उसकी कोई जो संपत्ति है, जहाँ ज़मीन जायदाद, तो उसमें उसका कोई हिस्सा नहीं होगा। तो इसने कह दिया था कि अगर कोई हिंदू अगर मुसलमान बन जाएगा तभी उसे उसकी मृत्यु के बाद, पिता की मृत्यु के बाद जो संपत्ति का हिस्सा है वो उसे प्राप्त होगा। इसके अलावा इसने अगर कोई हिंदू या कोई अन्य धर्म का व्यक्ति रह रहा है, अगर वो मुस्लिम धर्म स्वीकार करना चाहता है तो इसके लिए इसने एक अलग से विभाग भी खोल दिया था। इसके बाद शाहजहाँ का शासनकाल जो है मध्य भारत के इतिहास का स्वर्ण काल कहलाता है। यानी कि आप ये ध्यान रखेंगे किस मुग़ल शासक का जो काल है वो स्थापत्य कला का
स्वर्णिम काल कहलाता है, तो वो किसका कहलाता है? शाहजहाँ का। पेंटर किंग पूछे कि चित्रकला से संबंधित स्वर्ण काल किसका था? वो जहांगीर का था। और अगर भवन निर्माण या फिर स्थापत्य कला से संबंधित जो काल है वो किसका स्वर्ण काल था? तो वो शाहजहाँ का था। शाहजहाँ के काल में कुछ विदेशी यात्रियों ने भी यात्रा की थी, तो उसके बारे में आप ये नाम याद रखेंगे। दो तो फ्रांसीसी नागरिक आए थे फ्रांस से, जिसके अंदर कि जीन बपतिस्ते ट्रेवनियर, ये एक हीरो का व्यापारी था, जौहरी, इसने यात्रा की थी। और ये कहाँ से आया था? ये फ्रांस से आया था और 4-5 बार आया था ये। दूसरा जो यात्री है वो था फ्रांसिस बर्नियर, ये भी फ्रांस का था और एक चिकित्सक था, डॉक्टर था, इसने भी यात्रा की थी। इसके अलावा ये आप ध्यान रखेंगे कि जो फ्रांसिस बर्नियर है, जो कि जहाँ शाहजहाँ के शासनकाल में आया था, ये किस देश का नागरिक था? फ्रांस का था। फ्रांसिस बर्नियर किसके शासनकाल में भारत आया था? जहांगीर के काल में आया था। इसके अलावा ये दो तो फ्रांस से हो गए, इसके अलावा जो दो ये यात्री है ये कहाँ से आए थे? ये इटली से आए थे। इसके अंदर कौन कौन था? पीटर मुंडी और निकोलो मनुची। क्वेश्चन आ जाए कि निकोलो मनुची जो कि शाहजहाँ के शासनकाल में भारत आया था, वो किस देश का नागरिक था? तो इतालवी नागरिक था, इटली का नागरिक था। पीटर मुंडी भी इटली का नागरिक था। जो ये निकोलो मनुची है, इसका जैसे जब ये यात्रा करते थे तो अपना जैसे यात्रा का जो एक्सपीरियंस है वो लिखते थे एक किताब की, और किताब के रूप में। तो जो निकोलो मनुची है, इसने एक बुक लिखी है, इसके अंदर इसका पूरा यात्रा वृत्तांत है, जिसका नाम है स्टोरियो डी मोगोर। तो ये इसकी बुक है, कोई पूछ ले किसी एग्जाम में आ जाए कि स्टोरियो डी मोनोर क्या है, तो ये यात्रा वृत्तांत है किसका? निकोलो मनुची का। इस बुक से हमें काफ़ी जानकारी मिलती है, जैसे जिस समय उसने यात्रा की थी तो जहाँ शाहजहाँ का शासन था, तो उस काल से संबंधित हमें काफ़ी जानकारियाँ प्राप्त होती है। तो इतिहास के अध्ययन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की क्लास। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सारे शासकों को पढ़ने के बाद हम उनके किए गए कामों को अलग से पढ़ेंगे, एक अलग से डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे कि उन्होंने कला के क्षेत्र में क्या क्या योगदान दिया, क्या क्या भवनों का निर्माण किया, ये सब पढ़ेंगे उनके बारे में अलग से। और ये जो क्विज है इसके बारे में, जैसे ये जो पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो हम क्विज स्टार्ट करेंगे। इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण पर्सन लेंगे, 150 200, तो जो कुछ भी बचेगा वो उसमें कवर हो जाएगा और आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। अधिक से अधिक वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।